हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टॉक। सो देखिए, आज हमारे साथ हैं ए शेट्टी सर। डॉक्टर ए शेट्टी सर। उनका पीएचडी हो गया है ना, एंड नाउ ही इज ऑफिशियली अ डॉक्टर। सो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वो हमारे साथ जुड़ने यहाँ पे आए। इस पर्टिकुलर सेशन में ये जो हमारा एक कॉन्वर्जेशन होगा, जहाँ पे मैं सर से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और वो अपने ओपिनियंस और अपने आंसर्स मेरे क्वेश्चंस के देंगे। इसमें हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में। इंडिया में अगर एक स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो उसे क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या सवाल उसके जहन में आते हैं जिनके आंसर्स वो ढूंढता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज उसे फेस होती है पीएचडी करने में, और इंडिया में पीएचडी का क्या स्कोप है, और सर का खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है पीएचडी को लेके। सर ने खुद ने जो पीएचडी करी है मेडिसिनल साइंस में, उनके बारे में भी हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आइए, सबसे पहले वेलकम करते हैं सर का, एंड लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन विद ए शेट्टी सर। और क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं सर। बस यार सब बढ़िया ही चल रहा है। घर आए हुए हैं अभी थोड़े टाइम के लिए। वीकेंड पे यही होता है, सैटरडे संडे को घर आना पड़ता है। सो कितना दूर है आपका ऑफिस और आपका घर? जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, मतलब एक तो जहाँ पे फैमिली रह रही है वो अलग है, और हम्म। एक है जो यहाँ पे ऑफिस के पास है। तो ऑफिस के पास तो 15 मिनट ही लगते हैं, बट जो बैंगलोर में जो यहाँ फैमिली रहती है दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। सो सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। एंड हाँ, इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट पीएचडी, एंड विल कवर फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू पीएचडी जो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो भी फिलहाल पीएससी एमएससी में हैं। डेफिनेटली। मैंने। एक मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले कि ये जितनी भी चीजें आप पूछोगे और मैं जो भी आंसर करूंगा दैट इज माय सोल एक्सपीरियंस। ठीक है, हर ओके। पीएचडी बहुत ही एक मतलब आप कह सकते हो इट्स अ जर्नी। तो हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व इन माई जर्नी, जो भी मेरे ओपिनियंस हैं वो इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ। आप हो सकता है कि आप किसी और पीएचडी से बात करो तो डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बट इन जनरल आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीएचडीज। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस ये सब साथ रख के मैं अपना ओपिनियंस इन क्वेश्चंस के ऊपर दूंगा। ठीक है, तो आपका डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के डिस्कस कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी चीजें मैं आंसर करूंगा दैट इज सोनली माई माई एक्सपीरियंस, माई ओपिनियंस। या। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट पीएचडी इज ऑल अबाउट, मतलब क्या है बेसिकली पीएचडी आपके टर्म्स में, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो। यार इट्स सिंपल मेरे हिसाब से। लाइक इट इज लाइक आप बिना पीएचडी के भी चीजें डिस्कवर कर सकते हो। इन दिस you have to be more, आप कह सकते हो, you have to be more organized in the way you are doing research. So it is a organized way. It kind of like teaches you the discipline of research. ओके। And it is a longer duration thing, like India में minimum 5 years 4 years तो लग ही जाते हैं. So it's a longer duration organized thing on how you conduct research. That is in its essence PhD. ऐसा नहीं है कि आप research without a PhD नहीं कर सकते. Of course you can do a research without a PhD. It's just आप जैसे मैंने आपको बोला कि it's a more organized way of doing research. That's what I would say is PhD. जैसे आपने कहा कि विदाउट पीएचडी भी हम रिसर्च कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी आउट कि अगर मान लीजिए कि ऑब्वियसली ऑडियंस के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये टीचर कह रहे हैं बिना पीएचडी के आप रिसर्च कर सकते हो, तो मतलब कैसे, कहाँ और किस तरीके से? सी मतलब ठीक है, एक एक तरह से ये मैं मान सकता हूँ कि इन एन एक्सपेरिमेंटल वे इट विल बी डिफिकल्ट टू डू रिसर्च। या बिकॉज एक टाइम के बाद आपको कोई भी आप लेट्स से इफ यू सिंथेसाइज एनी कंपाउंड और इफ यू सिंथेसाइज एनीथिंग बी इट अ मटेरियल और एनीथिंग, यू नीड टू कैरेक्टराइज इट। ओके। तो कैरेक्टराइजेशन करने के लिए यू नीड वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? यू नीड दीज apparatus, जो भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन दैट सेंस इट इज डिफिकल्ट। बट मैं लाइक पर्सनली तो नहीं जानता, बट मैंने ऐसे बहुत लोग सुने जो सिंथेसाइज करते हैं एंड देन दे पे टू दीज बिग इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी बॉम्बे में भी आप अपनी कैरेक्टराइजेशन करा सकते हो मटेरियल का। यू नीड टू पे देम मनी। फॉर ओके। एग्जांपल, इफ यू नीड टू गेट सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी डन टू नो द कंपाउंड स्ट्रक्चर, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो कर देंगे आपके लिए। तो ऐसे ओके। लोग भी करते हैं जिनको पीएचडी नहीं करनी बट रिसर्च में बहुत जेन्युइनली इंटरेस्ट है। तो दे विल वर्क साइड बाय साइड किसी जॉब में, एंड देन वट एवर मनी दे कलेक्ट, उससे मे बी अगर उनको कोई कंपाउंड उन्होंने बनाया है तो दे विल गो अहेड एंड गेट द कैरेक्टराइजेशन। कुछ लोग हैं जो बात कर लेते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कि हमें फेलोशिप नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड सम टाइम टू वर्क इन द लैब। तो दे विल कम ऑन द वीकेंड्स, वर्क इन द लैब just for the just for the passion of research, क्योंकि उनके ओके। उनके पास एक ऑलरेडी जॉब है, but they are passionate about research. So on weekends they will come and work in the lab. They will talk to the supervisor, and of course guides को भी generally problem नहीं होती है if you are experienced person कि उनको fellowship नहीं देना, and they have an extra hand
will be Okay. working on the weekend or doing things. So that is also one way you can do research. But the most independent way of doing research is in the field of you can say data science or computational. Okay. उसमें आप कैसे रिसर्च कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव इनपुट्स, ठीक है, आपके पास मान लो कि फिजिकल चीजें नहीं है रिसर्च करने के लिए, बट लेट्स से देयर इज इमेंस देयर इज टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा ऑनलाइन, एंड रिसर्चर्स के पास कभी कभी टाइम नहीं होता है टू टू एक्यूमुलेट दैट डेटा एंड सी सम काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, सम काइंड ऑफ कोरिलेशन. सो आप क्या कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल, सिंस आई एम मेडिसिनल केमिस्ट, मान लो कोई आप किसी पर्टिकुलर टारगेट जो किसी डिजीज में रेलेवेंट है, टारगेट का मेरा यहाँ पे मतलब है कोई प्रोटीन जो किसी डिजीज में रेलेवेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नोन है, ठीक है, एक सिंपल वे में, एक सिंपलिस्टिक वे में बताना चाहता हूँ. अब उनकी आपने स्टडी करी कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप उस कंपाउंड में करते हो तो उससे अच्छी एक्टिविटी आती है, और कौन सी मॉडिफिकेशंस आप करते हो जिससे एक्टिविटी कम होती है. ठीक है, अब आप ये सारा डेटा कलेक्ट करके आप उसको एनालाइज कर सकते हो थ्रू डिफरेंट टूल्स, लाइक मशीन लर्निंग हो गया, या जितने भी बहुत सारे अदर कॉम्पिटिशनल टूल्स होते हैं, या like there are a lot of open source tools freely available online जिनको आप use कर सकते हो, and you can find some correlation in the data, and you can maybe publish an article also. अगर आप मान लो कि आप journal में नहीं publish कर सकते, you can start a blog. उस blog में आप लिख सकते हो कि these are the correlations I found, और ऐसे ऐसे अगर हम modifications करें तो हो सकता है जो compounds हैं वो more potent हो सके, और वो public में available हो जाएगा. Exactly. And Twitter and all पे like people, I don't know about Indian researchers, but foreign researchers, they don't discriminate कि ये जो आर्टिकल है ये जर्नल में तो सिर्फ यही ऑथेंटिक होगा. वो ब्लॉग्स भी पढ़ते हैं, कभी कभी ब्लॉग्स में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं which you will not find in a journal. Okay. So ये independent researchers करते हैं, ये independent researchers करते हैं. Yes, definitely. They will try for a journal, but कभी कभी जर्नल का बायस हो जाता है कि आप कहीं से एफिलिएटेड नहीं हो, आप कहीं के प्रोफेसर नहीं हो, so they will have a bias कि कि maybe his research is not that great, his or her research is not that great. But अभी क्या हो गया, अभी धीरे धीरे you will see कि double blind peer reviews आने लगे हैं. So what happens is जब आप जर्नल में सबमिट करते हो कोई आर्टिकल, in majority of the research journals you will find कि जो अगर आप मैं सबमिट कर रहा हूँ मान लो, तो मेरा जो भी एफिलिएशन होगा, जो भी मेरा आर्टिकल रिव्यू कर रहा होगा, उसको मेरा एफिलिएशन पता होगा कि मैं कहाँ से हूँ, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हूँ, या फिर मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ. बट इन डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूज क्या होता है कि जो रिव्यू कर रहा है आपका आर्टिकल, उसको भी नहीं पता कि आपका एफिलिएशन क्या है या आपका नाम क्या है. सो दैट वे दे विल ओनली जज यू ऑन द रिसर्च पार्ट. अनबायस्ड हो जाता है फिर वो. एग्जैक्टली. दैट्स ग्रेट. सर मुझे एक बात ये भी पूछनी है कि मान लीजिए आपने कहा रिसर्च के बारे में इतना सब, तो अगर एक स्टूडेंट रिसर्च करने की सोच रहा है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो या कहीं पे एफिलिएटेड हो या किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में भी, तो व्हाट आर द फैक्टर दैट ही नीड्स टू कीप इन माइंड? अगर एक यंग एंथुसियास्टिक पर्सन है जो भी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली, एकेडमिक के हिसाब से, या फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसका, या मैं कहूँ जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही नीड टू कीप इन माइंड बिफोर ही स्टार्ट विद दिस जर्नी ऑफ पीएचडी? है थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाएगा जो मैं अभी कहूंगा, बट ट्रस्ट मी, देयर इज नो इंसेंटिव एज ऑफ नाउ टू परस्यू रिसर्च अपार्ट फ्रॉम द इंसेंटिव कि तुम्हें सच में मतलब कुछ और नहीं कर सकते, अभी तुम्हें बस वही करना है. Okay. That is the only reason why you should be pursuing research. So मेरे ओपिनियन में, जैसे मैं कह रहा था कि I don't think there is any incentive of pursuing research apart from the fact कि तुम सच में passionate हो research के ऊपर, because if you put that much effort किसी और domain में, so I'm sure you will be doing much more well financially, and there will be a lot of job security also associated with it, right? Okay. And तो मेरे हिसाब से अगर genuinely see financially, maybe if you go abroad, you are still, like if you're pursuing PhD from abroad, the stipend is good, you'll be able to send, if let's say financially you are not doing that well and you need to save some money, also send to your home, जो भी आपका पर्सनल सिनारियो होगा, तो उस केस में आई थिंक परसुइंग इट अब्रॉड मेक्स मोर सेंस. बट एज सच उसके बाद भी देयर इज नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइक देयर इज नो जॉब यू कैन से कि 100% जॉब मिलेगी, स्पेशली अगर आप उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से डोमेन में हो. फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो अगर आपको एकेडमिक जॉब नहीं मिलती है, so let's say you might be able to get a industrial job for sure, मिल जाएगी क्योंकि बहुत स्कोप है पीएचडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कर रहे हो. बट लेट्स से आप फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहे हो, तो इंडिया में फॉर एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में तो जॉब्स की
काफी फॉर फिजिकल केमिस्ट स्पेशली बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अभी धीरे धीरे आ रही हैं, लाइक आई थिंक देयर इज वन कंपनी कॉल्ड ग्राफीन इंडिया या कोई ऐसे करके कोई कंपनी जो बैंगलोर में है, वो फिजिकल केमिस्ट को हायर कर रही है। धीरे धीरे अभी आ रही है। पॉलीमर केमिस्ट्री में काफी स्कोप है इंडिया में अगर आप पीएचडी करते हो। सो ये थोड़े थोड़े डोमेन्स हैं, बट कुछ कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे देयर इज नो स्कोप ऑफ जॉब्स ईदर इन द इंडस्ट्री और एकेडमिक्स। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि लोगों को लगता है बाहर ऐसा है कि बाहर एकेडमिक्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। बाहर का भी सेम सिनारियो है, बाहर भी एकेडमिक्स जो लोग पीएचडी करते हैं उसमें आई थिंक लेस देन 10%, अगर मैंने कोई स्टैट्स पढ़ा था तो लेस देन 10% को कोई एकेडमिक जॉब मिलती है। सो इफ यू आर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप 100% पैशनेट हो कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है या मुझे रिसर्च ही करनी है एंड देयर इज नो अदर डोमेन आई कैन लुक इनटू, देन तो डेफिनेटली यू डू अ पीएचडी। अदरवाइज देयर इज नो रिकग्निशन, ओके, फाइनेंशियली कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है एंड यू आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स, ठीक है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी एडवांटेज एज सच अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि तुम पैशनेट हो, एज सिंपल एज दैट। दैट्स ग्रेट। तो सर अब जैसे भी यूजुअली एक मिसकंसेप्शन है या लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम अब्रॉड में पीएचडी करके आते हैं, जो कि एक ट्रेंड ज्यादातर से चला हुआ है हम देखते हैं, तो ये मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम इंडिया एंड डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड? किस सेंस में ये डिफरेंस क्रिएट करता है अगर वहां पर भी फाइनेंशियली मुझे जॉब सिक्योरिटी नहीं है? अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं, सर जो एकेडमिक्स बोले थे उसका मतलब बहुत सारे बच्चे शायद ना समझ पाए, तो ये ही मीन टू से प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेजेस या आईआईटीज में, तो एकेडमिक जॉब मतलब होता है टीचिंग जॉब, ठीक है। तो सर क्या डिफरेंस, अगर वहां पर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है और अगर इंडिया में भी वही सिनेरियो है, तो इज दैट ओनली स्टाइपेंड जो डिफरेंस क्रिएट करता है जिसके लिए स्टूडेंट निकल के अब्रॉड जाता है और अपनी पूरी फैमिली को, लाइक ऑब्वियसली मूविंग फ्रॉम इंडिया, लिविंग अ फैमिली बिहाइंड एंड एक अलग कंट्री में जाके सेटल होना, वहाँ पे 4-5 साल वहाँ पे स्पेंड करना, इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंस एक्सपीरियंस। तो क्या डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस इन दोनों में? यार एक वन तो लाइक यू सेड कि स्टाइपेंड का एक सिनेरियो हो गया, राइट। उसके अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रियल जॉब्स की बहुत स्कोप है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर यू आर डूइंग अ पीएचडी, मतलब किस डोमेन में, सब डोमेन्स में। जैसे इंडिया में मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा स्कोप है अभी के लिए, बट वहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहे हो, देयर आर सो मेनी कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोलर सेल्स, यू नो, मेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी, या इन द फील्ड ऑफ बैटरी साइंस। तो वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑलवेज देयर आर जॉब्स फॉर एनी डोमेन। तो अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं भी मिलता है, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब इन सम अदर फील्ड। या फिर एक चीज होती है, जब आप पीएचडी करते हो इंडिया में, इट इज वेल नोन फैक्ट कि पीएचडी इन इंडिया, चाइना, बाहर वाले थोड़े स्केप्टिकल होते हैं कि यार इनकी जो पीएचडी है दैट इज, यू नो, इज इट स्ट्रांग इनफ इवन दो दे हैव पब्लिश्ड एंड ऑल। बट यहाँ पे कैसे चलता है, गिफ्ट ऑथरशिप चलती है कि तुम मेरे पेपर में नाम डाल दो, मैं तुम्हारे पेपर में नाम डाल दूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं है, बाहर भी होता है, बट एक जेन्युइननेस की कभी कभी उनको प्रॉब्लम होती है। सेकेंड थिंग इज कि वीजा इशूज, ठीक है, कि उनका जब भी, अगर आप फॉर एग्जांपल पीएचडी इंडिया में करते हो एंड आपको पोस्ट डॉक के लिए बाहर जाना है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स द एम्प्लॉयर नीड्स टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, जब वो आपको बुला रहा है बाहर। बट अगर आपने पीएचडी मान लो यूरोप से करी है या पीएचडी अमेरिका से करी है, तो वहाँ पे पोस्ट डॉक आपको मिलना बहुत ईजी हो जाता है अमेरिका में ही। एंड आजकल ऐसा है कि इफ यू वांट टू गेट सी आईसर्स में हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर जितने भी टीचिंग प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं विच आर वेल नोन, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, अगर वहां पे आपको जॉब चाहिए तो मिनिमम 3-4 इयर्स 2 पोस्ट डॉक तो आपको करना ही करना है, 2 पोस्ट डॉक, ठीक है। एग्जैक्टली तो पीएचडी इंडिया से करके पोस्ट डॉक भी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आपने पीएचडी यूरोप से करी है कहीं पे, या फिर पीएचडी यूएस से करी है, तो पोस्ट डॉक मिलना भी आपको कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। सो those are some benefits and plus आप अभी मैं देख रहा था, तो there are lot of postdoc opportunities जहाँ पे clearly लिखा होता है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जिसके पास ऑलरेडी वीजा है यूएस का, या जिसके पास ऑलरेडी वीजा है उस कंट्री का। तो ऑफ कोर्स दे विल यू विल बेनिफिटेड अगर आप बाहर से पीएचडी कर रहे हो, राइट। एंड सेकंड थिंग इज, यहाँ पे मैं होमी बाबा सर को कोट करना चाहूंगा। सो व्हेन ही वेंट टू कैम्ब्रिज, सो ही सेड कि द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कैम्ब्रिज हैज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वो 50 इयर्स में भी किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता। सो आई वांट टू क्रिएट द सेम एनवायरनमेंट हियर इन इंडिया, दैट्स व्हाई ही केम बैक टू इंडिया एंड ही स्टार्टेड ऑफ द होल न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो द एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। लाइक आई थिंक यू विल एग्री, इफ यू गो टू अ प्लेस, इफ यू गो टू अ इंस्टीट्यूट जहाँ पे यू नो एवरीबडी इज inclined towards startups, towards innovation, तो आपका भी एक माइंडसेट वैसे डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली राइट। सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द सिनेरियोस कि आप बाहर जाते हो, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है जहाँ पे
जैसे यहाँ पे सी यू आल्सो नो द सिनेरियो, यहाँ पे क्या होता है, आईआईटी में आए अब ओएनजीसी जाना है, दिस इज द हाँ, माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट। तो इनोवेशन का तो कोई माइंडसेट हुआ ही नहीं ना। आईआईटी में आया, हमें एडटेक कंपनीज में ज्वाइन हो जाना है, सो ये है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल, वहाँ पे द थिंग इज कि वहाँ पे फाइनेंशियल लोगों को इतना वरी नहीं करना पड़ता बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे वी हैव टू लुक फॉर द फाइनेंसेस आल्सो। सो एग्जैक्टली। ये तो हम ऊपर ऊपर से बात करें, यहाँ पे बहुत अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हैं विच आर मेस्ड अप, बट एक एनवायरनमेंट जो मिलता है वहाँ पे, दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज लैकिंग इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तो वो भी फर्क पड़ता है वहाँ पे। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट डॉक, अबाउट इनोवेशन, अबाउट स्टार्टिंग न्यू स्टार्टअप्स। यहाँ पे इट्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, कैसे गवर्नमेंट जॉब रखें, कैसे एक अच्छी पैकेज रख, यू नो यू शुड गेट अ गुड पैकेज। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होती हैं, वहाँ पे अलग चीजें डिस्कस होती हैं। तो ओवरऑल आपका एक माइंडसेट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है बाहर जाके। अच्छा सर, अगर मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक सपोज मैं आपसे इंस्पायर हो गया इस वीडियो देखने के बाद, यार रियली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पीएचडी फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। सो अगर मुझे अब्रॉड में पीएचडी करनी है, तो अगर मैं अभी एक मास्टर्स का या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या क्या चीजें होती हैं जो अभी से मुझे एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपसे पूछूँ तो जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए? मेरा एकेडमिक्स मैटर करेगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर करेगा, क्योंकि मैं मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स जो अभी यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में है। तो यूरोपियन कंट्रीज में तो खैर मैंने इतना नहीं सुना, बट जैसे यूएस में या जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, वहाँ जैसा देखा जाता है कि यू नीड टू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकअप। आपको कुछ फाइनेंशियल बैंक अकाउंट शो करना पड़ता है कि इतना मेरे पास है या सब। तो व्हाट आर दिस फैक्टर्स जो मुझे अभी से रखनी चाहिए, लाइक अगर आप इस पे कुछ बता सकें हमें। यार फाइनेंसेस का तो आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी, बिकॉज आई डोंट हम्म, थिंक वो भी आपको स्टाइपेंड मिलता है तो वट एवर फाइनेंसेस यू नीड टू पुट इन ऑल्सो वो आपको 2 महीने में आप रिकवर भी कर लोगे वहां जाके, ओके। राइट। सो आई डोंट थिंक फाइनेंसेस समथिंग दैट यू शुड बी वरिंग अबाउट। हम्म, हाँ मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो हम्म, यूएस में क्या होता है, आपको 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वन इज जीआरई, ठीक है, हम्म, एंड वन इज टोफल। ये दोनों यस। एग्जाम्स मैंडेटरी आपको देने ही पड़ते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी करनी है, फर्स्ट ऑफ हम्म, ऑल। सो फॉर जीआरई आई थिंक देयर एग्जाम फीस इज अराउंड 15 to 20,000, और हम्म, टोफल का भी ऐसा ही है 15 to 20,000, ठीक है। हम्म, उसके बाद आपको वीजा का अलग आई थिंक मनी होता है, या कभी कभी वीजा स्पॉन्सर भी कर देते हैं बाहर वाली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप अप्लाई करते हो, जैसे आपने 5 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया, तो आई थिंक उसके लिए भी आपको 5,000 पर यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ देना पड़ता है। सो हम्म, यस, देयर विल बी एन एक्सपेंस ऑफ 1 to 2 lakhs आई थिंक, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं, जितने भी मैं फ्रेंड्स से बात की 15-20,000 का आपके एग्जाम्स हो गए, 2 एग्जाम्स, सो दैट विल बी 40,000 हम्म, प्लस। आई थिंक अगर आप 5-6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे तो उसके अनदर 20-25,000, 65 ये हो गया। हम्म, एंड यू नो सब कुछ मेंटेन करके मेरे को लगता है 2 lakhs तक आपके लग सकते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर यूएस या कनाडा में जाने के लिए, ओके। राइट। बट अगर आप जर्मनी में जा रहे हो तो ना आपको टोफल की जरूरत है, मतलब जर्मनी या फिर यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, कहीं कहीं पे वो आपको टोफल मांग लेंगे इसको, बट मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज दे डोंट आस्क फॉर ईदर जीआरई नॉट टोफल। जीआरई तो खैर कोई भी नहीं मांगता, कभी कभी टोफल मांग लेते ओके। हैं। एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव गॉन, दे हैव नाइदर गिवन जीआरई नॉर दे हैव गिवन टोफल, मतलब उन्होंने कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम कोई भी नहीं दिया है। तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए जीरो एक्सपेंस था, ओके। अपार्ट फ्रॉम द फ्लाइट टिकट्स, वो भी वो स्पॉन्सर कर देते हैं। तो सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल प्रेफर यूरोपियन कंट्रीज। एंड दूसरा रीजन ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में आपको जनरली पीएचडी जो है 3-3.5 ईयर्स में मिल जाती है। ओके। एंड उसका एक ग्रेट रीजन है कि आपको वहाँ पे कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता, लाइक इन इंडिया एंड इन यूएस पर्टिकुलरली दे हैव 1.5 to 2 years ऑफ कोर्स वर्क। तो रिसर्च के साथ साथ आपको कोर्स वर्क भी करना पड़ा है, वहां पे आपका काफी टाइम निकल जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर देन 5 years इन इवन इन यूएस आल्सो टू कंप्लीट ओके। योर पीएचडी। ओके। बट यूरोप में देयर इज नो कोर्स वर्क एज सच, तो आप सीधा जाते हो वहां पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, एंड विद इन 3-3.5 years यू गेट योर पीएचडी। ग्रेट। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे सर, कि इंडिया में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये मैं आपसे इसलिए पर्सनली पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल पे जो अपने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स या जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में बैठे हुए हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएससी एमएससी एंड अ पीएचडी? एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, मैं एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, एंड मेनी ऑफ द रिसर्चर्स मैंने जहां तक सुना है कि दे ऑल वर नॉट सो स्मार्ट एकेडमिकली, या इतने नहीं थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस, एंड इफ यू वांट टू मोटिवेट दो स्टूडेंट जो जिनका एक रिसर्च एप्टीट्यूड होता है एंड दे आर नॉट सो गुड इन एकेडमिक्स, तो ये अगर डिफरेंस है तो इसमें आप क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे?
couple of things. First thing is actually Yogi, अगर if I should I answer that question first कि क्या क्या चीजें उनको maintain करनी चाहिए to Yeah, get sure. a PhD abroad. Sure, उसके sure, बाद sure. मैं ये वाला क्वेश्चन भी लेता हूँ, राइट? Sure, sure. क्योंकि उस पिछले क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था. तो हम्म, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रिसर्च एक्सपीरियंस, कि तुमने कितना ट्राई किया रिसर्च एक्सपीरियंस लेने का, कहाँ कहाँ से तुमने इंटर्नशिप करी है. सो यू विल सी दैट कुछ लोग होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं, कुछ बच्चे मैंने देखा बीएससी से उनके पास इंटर्नशिप होते हैं, कोई हम्म, इंटर्नशिप जेएनसी सर से कर रहा है, कोई मतलब वो अपने आप ही दे फाइंड इट आउट. हम्म, एंड इट इज नॉट दैट कि उनके पास कोई क्या बोल सकते हैं, लाइक वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आते हैं जहाँ पे मे बी उनके सीनियर्स ने इंटर्नशिप करी है, तो exactly. वो उनको बताएंगे कि ये आपके पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे एंड वो भी वहीं से इंटर्नशिप करेंगे. तो वही मैं कह रहा हूँ, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ जाता है. तो अगर आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी से हो, ऐसे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे इतना रिसर्च को दे डोंट गिव दैट मच वेटेज टू रिसर्च, या फिर वहाँ पे ज्यादा बच्चे रिसर्च के बारे में बात नहीं करते, तो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा. तो हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट एन इंटर्नशिप, टू गेट सम काइंड ऑफ अ रिसर्च एक्सपीरियंस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, एकेडमिक्स इज सेकेंडरी, रिसर्च एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए. बिकॉज मान लो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हो, तो यूरोपियन कंट्रीज में ना आप जीआरई दे रहे हो ना टोफल दे रहे हो, राइट? सो दे आर गोइंग टू सोली सी योर प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स. ये तो दो मेन चीजें हो गई जिससे वो आपको आपका प्रोफाइल जो है इवेलुएट करेंगे. तो आपको एकेडमिक्स ऑफ कोर्स अच्छी रखनी पड़ेंगी, एटलीस्ट आई थिंक 8 सीजीपी. ये कोई कट ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी 7 सीजीपी तो आपको नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट अ गाइडलाइन आई एम टेलिंग यू कि 8 सीजीपी अगर आपकी होगी तो it is better, right? And if you have some research experience in your bachelor's or in your master's, किसी भी तरह आप 6 months का या 6 months का भी अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ टू स्टार्ट अप्लाइंग. मैं यहाँ पे आपको छोटा सा स्टॉप करना चाहूंगा सर. ये एक पॉइंट है जो आप बोल रहे हो ना, मुझे इस पे एक्चुअली आपसे पूछना था कि इंडिया में ऐसे कहाँ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर मैं आईआईटीज को छोड़ दूं या एनआईटी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको छोड़ दूं, तो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे मेजोरिटी 80% की जो ऑडियंस है वो तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है. हार्डली 20% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है जो आईआईटीज एनआईटीज में यहाँ चले जाते हैं. तो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा है उसको इंटर्नशिप के बारे में कैसे पता चलेगा, वो कैसे अप्लाई करेगा, वो रिसर्च एक्सपीरियंस कहाँ से लेगा? क्योंकि मैं मुंबई की बात बताता हूँ. मैं मुंबई तो इतना हाइप्ड है कि बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे इतने बड़े 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 कॉलेजेस हैं, बट मैंने हार्डली 1 या 2 कॉलेजेस के बारे में मैंने देखा. एक आईसीटी मुंबई है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी. एक मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना कैंपस जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, मेन कैंपस, डिपार्टमेंट कैंपस. और एक शायद कोई 1-2 कॉलेज होंगे जहाँ पे हार्डली एमएससी में कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट को एक्सपोजर दिया जाता है, जहाँ में हमने ब्लैक बुक बनाई है. तो जो मेरे 80% ऑफ ऑडियंस इंडिया में है, जो क्राउड है, वो तो ना उसको रिसर्च एक्सपोजर मिलता है, ना उसे इंटर्नशिप के बारे में पता चलता है, और ना ही कभी उसके एकेडमिक्स में रिसर्च ओरिएंटेड कोई चीजें होती हैं. तो अगर मुझे एक एक ऑन एन एवरेज में एक राजस्थान में बैठा हुआ बच्चा और मुझे ये पूछना है आपसे कि भाई आप कह तो रहे हो कि रिसर्च एक्सपीरियंस ले लीजिए, पर मैं कहाँ से लूँ, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, मैं कैसे अप्लाई करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से मैं ये सब चीजें करूँ? काफी अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है. एंड इवन दो ये वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो सकता है, बट आई थिंक ये जो टॉपिक्स हैं बहुत रेलेवेंट है, इन पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है. सो होपफुली जिनको जरूरत होगी वो ये पार्ट देख पाएंगे. सो द थिंग इज कि यू आर एब्सोल्युटली राइट. मोस्ट सी जहाँ पे तो रिसर्च एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट है उनको तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, नहीं है. पर अगर जहाँ पे नहीं होता है, तो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं डीयू में पढ़ रहा था, आई वाज स्टडीइंग इन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ठीक है? तो वहाँ पे एज सच आपको बैचलर्स में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं मिलता, और मुझे कोई मतलब बिल्कुल भी जीरो इंटरेस्ट था उस टाइम कि मैं रिसर्च परस्यू करूं. मतलब नॉट ऐसा कि मुझे रिसर्च नहीं आगे करनी थी, बट आई वाज लाइक कि बैचलर्स में आई एम गोइंग टू एंजॉय, मैं रिसर्च नहीं करने वाला. मतलब मैं एक्सप्लोर करूंगा लाइक डीयू की जो लाइफ होती है, एंड आई टेक पार्ट इन डिफरेंट सोसाइटीज, ये सब चीजें करूंगा मैं, बट रिसर्च में अभी नहीं जाऊंगा. बट एट द सेम टाइम देयर वर 2 or 3 स्टूडेंट्स इन माय लाइक माय क्लासमेट्स जिनको क्लियर था कि उनको रिसर्च करना है, उनको बाहर जाना है. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू अप्रोच द प्रोफेसर्स. हमारे कॉलेज में आते थे आफ्टर द क्लास, वो उनके पास जाते थे, बोलते थे कि हमें रिसर्च करना है, आप कुछ भी करके हमें कोई रिसर्च एक्सपोजर या रिसर्च एक्सपीरियंस हमें चाहिए. 100 मतलब आई विल से अगर 20 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर तो आपकी हेल्प जरूर करेगा इन वट एवर वे दे कैन. एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह रिकमेंडेशंस पे ही इंटर्नशिप्स मिलती है, ठीक है? आईआईटीज में क्यों मिलती है रिकमेंडेशन? बिकॉज आईआईटी के प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, दे विल रिकमेंड कि मेरा स्टूडेंट आपके अंडर इंटर्नशिप करना चाहता है, एंड दे विल 100% टेक इट. एंड तो सब यहाँ पे सब रिकमेंडेशंस के बेसिस पे चलता है. तो यू हैव टू कंसिडर
कि आप अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करो। एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि मैं क्यों बोलता हूँ कि जितने भी ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, बट जितने भी बैचलर्स और मास्टर्स में भी पढ़ाते हैं उनके पास भी आई थिंक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि when they will do PhD they will have contacts, they will be able to help them out, as simple as that, right? टीचिंग का एक पॉइंट जो हमने पहले भी बात डिस्कस की है, दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट, इनफैक्ट दैट इज अ मेजर पॉइंट, बट आई थिंक एक वही मैं कह रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। बट आई थिंक पीएचडी इज समथिंग, एटलीस्ट आप मान लो कि 10% ऑफ द फैकल्टी शुड बी हैविंग अ पीएचडी, सो दैट एटलीस्ट दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स। अगर वो टीचिंग में इतने अच्छे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट इन चीजों में वो गाइड कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरे को एकदम जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। आई थिंक दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन हेल्प यू आउट। और अगर आप जेन्युइनली उनके पास जाओगे, उनको लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो आई थिंक दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू आउट। So if you can help us out with the companies or some ऐसा contact या कोई ऐसा platform जहाँ से मुझे internships and all the सब की सारी information मिल जाए students को, जहाँ पे वो land करके सब चीजें देख सकें। अनफॉर्चुनेटली यार ये अभी तक तो आया नहीं। मैंने बहुत पहले 2-3 साल पहले भी सोचा था ऐसा कुछ स्टार्ट करने का, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आई एम नॉट अवेयर, जैसे 2-3 वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल, बट उनपे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब 2-3 अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंटर्नशिप की पूरे साल में, पूरे उस वेबसाइट पे, जबकि आई थिंक इन रियलिटी 100 अपॉर्चुनिटी से ज्यादा होंगी इंटर्नशिप की फॉर स्टूडेंट्स। बट लाइक मैं कह रहा हूँ उन चीजों में भी, जैसे कंपनी का यू मेंशन राइट, कंपनी में तो यार 100% रिकमेंडेशन पे इंटर्नशिप्स आते हैं, एज सिंपल एज दैट। कि अगर आपके नोन का कोई और नोन उस कंपनी का एम्प्लॉय है, सो एंड कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से योर स्टूडेंट, ठीक है, ही वांट्स एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, और लेट्स से द कंपनी दैट आई एम वर्किंग, वहाँ पे कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती है, एंड यू से कि मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप उसको रेकमेंड कर दो, तो आई विल रेकमेंड एंड द कंपनी विल consider him as a, so ये companies में तो यार पूरा recommendation भी चलता है, because as simple as that they can't afford to take an unknown student, because बहुत confidential work होता है companies में, so they can't take any student without recommendation। मतलब बहुत rare होता है ऐसा कि without recommendation किसी को मिल जाए। अच्छा, अब एक जेन्युइन आंसर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फ्रैंकली इसका आंसर देना। व्हाट बेसिकली द स्कोप ऑफ पीएचडी इन इंडिया? हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, स्टूडेंट्स की तो छोड़ दीजिए, करनी चाहिए, इज देयर अ नीड? जैसे अभी मैं फाइनेंशियली काफी स्टेबल हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो स्टेबल होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक्चुअली मन होता है पीएचडी करने का, बट वो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं होते। तो क्या स्कोप है, और क्या गारंटी है कि पीएचडी के बाद मुझे एक बहुत अच्छा वेल पेइंग जॉब, सेटल जॉब मिलेगा? और शुड आई रन आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब्स, या उससे बेटर है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूं, नेट गेट या बाकी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करूं? गारंटी तो डेफिनेटली कोई भी नहीं है, एंड आई थिंक इवन मेरे को तो लगता है गेट तो और भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है अभी जो 2020 और 2021 के बाद सिनारियो चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब क्या ही करना चाहिए। गेट नेट का भी मेरे को कोई सिनारियो दिख नहीं रहा, नेट तो खैर हो ही नहीं रहा उसका तो पता नहीं क्या ही होगा, बट गेट का भी कोई मेरे को बहुत ब्राइट सिनारियो तो नहीं दिख रहा है। एंड आई थिंक यार पीएचडी के लिए आई थिंक एज सिंपल एज दैट, फॉर एग्जांपल फॉर समवन इन योर कंटेक्स्ट कि फाइनेंशियली ठीक, you are doing well, that if you're doing even okay, and तुम्हें कोई कीड़ा नहीं है, मेरे को लगता है पीएचडी इंडिया से करने का तभी कोई पॉइंट है अगर कीड़ा है रिसर्च का, बस as simple as that। otherwise I don't see any other ऐसे ही, reason for मतलब doing a, कुछ करना नहीं मिल रहा है तो चलो पीएचडी कर लेते हैं, वो वाला सिनेरियो? उसका तो कोई पॉइंट नहीं है उसकी। और अगर ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्यूचर में तुम्हें किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगना है, ठीक है, एंड तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रिसर्च में, बट अब मैंडेटरी हो रहा है या होने वाला है 2023 में, आई डोंट नो 2023 में भी करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है, तो फॉर देम आई वुड रिकमेंड कि इट इज मच बेटर टू गो एंड डू इट फ्रॉम अ स्टेट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज को डिमीन नहीं करना चाह रहा, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी इजीली मिल जाती है। हाँ, ठीक है, आपको ज्यादा पब्लिकेशंस एंड ऑल, आपको गाइड्स भी ज्यादा तंग नहीं करते हैं, बिकॉज एज सच दे आर लाइक कि करना है तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है तुम करो, तुम्हें नहीं करना नहीं करो, जो भी है आराम से वहाँ पे जनरली मिल जाती है पीएचडी, राइट। बट इफ यू गो टू आईआईटीज, इफ यू गो टू आईसर्स, इफ यू गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे लाइक लग जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में, तो फिर
डू इट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे आराम से तुम्हें मिल जाएगी विदाउट एनी हैसल। ऐसे ही मतलब निकालना है मुझे, बस हाँ नाम के लिए डॉक्टर लगाना है आगे। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लोग सर, नाम के लिए करते हैं, तो वो देखेंगे तो सारे वो नॉर्मल छोटी यूनिवर्सिटी से करते हैं, इससे आराम से मिल जाए, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। टेंशन की बात नहीं होती है सर। ये इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी में क्या डिफरेंस है, विच इज बेटर? बहुत क्वेश्चन मेरे पास आता है, बहुत बार ये बच्चे पूछते हैं। मैं तो पीएचडी एक्सपीरियंस इतना हूं नहीं, तो मैं बता नहीं पाता। आप आपको शायद कुछ एक्सपीरियंस, तो एमएससी पीएचडी एक साथ करना जैसे आईसीएस में टीआईएफआर में होता है, या फिर एमएससी करके अलग से पीएचडी के लिए कहीं अप्लाई करना, विच वन इज बेटर? अगर एक सीरियस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूछता है, जेन्युइन एंड लाइक काफी सीरियस। सर आई थिंक इंटीग्रेटेड पीएचडी उनके लिए अच्छा है जो बहुत फोकस्ड है, मतलब एक जगह अपना माइंड बना लिया तो बस, मतलब वहां से उनका माइंड स्वे नहीं करेगा एक मिनट के लिए भी। आई थिंक उनके लिए बेस्ट है इंटीग्रेटेड पीएचडी, बिकॉज आप वहां पे मास्टर्स फर्स्ट ईयर से ही अपना रिसर्च स्टार्ट कर देते हो। ओके। And in most of the cases, you pursue your master's project and your PhD project under the same supervisor, सेम और आप अपने सुपरवाइजर। प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हो। तो आपको मतलब एक तरह से उस टॉपिक का, अगर कोई उस टॉपिक पे काम कर रहा है, लेट्स से 5 इयर्स की PhD करता है, आपने उस पे ऑलमोस्ट 6.5 इयर्स सेम टॉपिक पे रिसर्च करी है, तो योर कमांड ओवर दैट टॉपिक विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर अ PhD स्टूडेंट, राइट? तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत रिजिड है माइंड में कि भाई एक टॉपिक पकड़ लिया, एक सुपरवाइजर पकड़ लिया, बस इसी में अब मेरे को, मतलब एक मिनट के लिए भी सोए नहीं करेगा कि हाँ मेरे को मास्टर्स नहीं करनी या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट समवन हु इज फ्लेक्सिबल, हु इज नॉट श्योर कि यार मास्टर्स के बाद भी शायद मेरे को शायद ONGC के लिए ट्राई करना है, या फिर मुझे कहीं और जाना हो, मेरे को मे बी मन नहीं लग रहा हो, फॉर देम इट इज डेफिनेटली। तो अगर आप थोड़े से भी ऐसे हो, आप आपने ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत आपका माइंड स्वे करता है, यू आर नॉट रियली सॉलिड अबाउट व्हाट थिंग यू वांट टू डू, और यू आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, तो डेफिनेटली मास्टर्स करो, इंटीग्रेटेड PhD जाने का कोई पॉइंट नहीं है। Okay. Sir, how can I decide if I'm a PhD material or not? यार वो तो करके ही पता चलता है, nobody can decide। नहीं नहीं, बहुत बार ये पूछते हैं सर, मेरे पास क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम पे, सर मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसका कोई क्राइटेरिया या कुछ ऐसा कि हाउ कैन, इफ सपोज जैसे मैं सोचना चाह रहा हूँ कि मुझे करूँ नहीं करूँ, एक माइंड में मैं सीरियस भी हूँ और मैं नहीं भी करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं करने लग जाऊँ और बीच में फंस जाऊँ 2 साल, क्योंकि मैं आप एग्री करोगे 99% ऑफ टाइम एक ऐसी स्टेज आती है पीएचडी में जहाँ पे स्टूडेंट ये सोचता है मैं क्यों कर रहा हूँ यार ये सब, मतलब इससे अच्छा मैं कहीं, मेरे बगल वाले जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो लाखों का पैकेज ले रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि एम आई ए सीरियस पीएचडी एस्पिरेंट और नॉट, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कुछ क्राइटेरिया या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगते हैं हमें माइंड में रखने चाहिए? राइट। इस टॉपिक से पहले हमें थोड़ा बैकलॉग वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि किसी के एकेडमिक्स में अगर कम है तो वो उसको कैसे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि आई कैन स्टिल डू अ PhD। तो एग्जैक्टली। यार एक चीज याद रखना, जो भी ये वीडियो देख रहा है, दैट आपको PhD एक टॉपिक नहीं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक होता है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक होता है ऑन विच यू आर गोइंग टू डू रिसर्च। सो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में, नहीं बोल रहा मैं आप अच्छे हो, अगर आप मान लो आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एकदम जीरो है, बट योर केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एक टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स भी अगर आपका अच्छा है, यू कैन बी एन एक्सेलेंट रिसर्चर, हो सकता है आप नोबेल प्राइज भी जीत जाओ फॉर केमिकल काइनेटिक्स, राइट? सो आपको सिर्फ एक टॉपिक में अच्छा होना है, दैट्स व्हाट। तो टॉपिक का भी सब टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स इज आल्सो वेरी वास्ट, केमिकल काइनेटिक्स में 100 डोमेन्स होंगे, उसमें भी आप एक डोमेन पे रिसर्च करोगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो प्लीज डोंट सी कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 99 सब्जेक्ट्स में भी 0 है, अगर आपके एक सब्जेक्ट में भी आपके 100 on 100 है, तो यू कैन स्टिल डू रिसर्च, ओके, एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे IIT एग्जाम ने भी आई थिंक अभी क्राइटेरिया हटा दिया है परसेंटेज का, नाउ इट्स जस्ट कि आपको बस पास होना है एंड यू कैन गिव IIT एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक दिस ईयर दे हैव रिमूव्ड द क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम कट ऑफ स्कोर, यस यस राइट, यस। फॉर एलिजिबिलिटी के लिए। सो अच्छा। जस्ट या हाँ, सो ये आपने बहुत सही कहा कि अगर एक भी टॉपिक, मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी रिसेंटली बनाया था जहाँ मैंने बच्चों को ये समझाया था कि व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय पीएचडी। तो क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि यार मुझे तो ऑर्गेनिक में तो 1000 डोमेन होते हैं, 1000 डोमेन में से आपको कोई एक डोमेन सेलेक्ट करना होता है। अच्छा सर, सिंस आपने भी इंडिया ही में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रखी है, एंड मैं भी जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था, 6 महीने का मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने देखा था काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय अ पीएचडी एस्पिरेंट, वो जो इंडिया में कर रहा है, क्या क्या उसे प्रॉब्लम फेस होती है, एंड हाउ यू पर्सनली व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस एंड हाउ यू हैंडल देम? आई थिंक यार ये आंसर, इवन तो मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन, बट आई थिंक ये 100% सारे एग्री करेंगे जितने PhD। मेन दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो है रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स, एज सिंपल एज दैट। और मेरे को लगता नहीं है ज्यादा कोई इतना कोई यहाँ पे
प्रॉब्लम है। एक चीज मैं जरूर शेयर करूंगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है मुझे बाद में, आई डोंट नो, बट स्टिल आई वांट टू शेयर दिस। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कि यार इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, राइट, वर्किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सो दैट एटलीस्ट समवन हु इज सिटिंग एट होम आल्सो हैज एन आइडिया कि एनएमआर होता है क्या है, कैसे वर्क करता है। बुक में तो देख लिया। सो आई वांटेड टू मेक सच वीडियोस कि मेरे लैब में इतने सारे इक्विपमेंट्स थे, आई वांटेड कि मैं एक वीडियो फिल्म करूं एंड यू नो एंड आई इंट्रोड्यूस इट ऑन यूट्यूब कि कैसे चलता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर डन। बट यार देयर वाज सो मच, एक तो मेंटालिटी ऑफ माय पियर्स, ठीक है, मतलब अगर मान लो, एक तो खैर यू नो सुपरवाइजर्स होंगे, नॉट आई एम नॉट सेइंग माय सुपरवाइजर, मेरे सुपरवाइजर काफी अच्छे थे, बट अगर दूसरे सुपरवाइजर होंगे, अगर उन्होंने आपको कभी देख लिया बनाते हुए, सो इवन दो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, दे विल बी लाइक, अगर आपकी पीएचडी में गलती से कोई भी दिक्कत आती है रिसर्च में, दे विल लाइक तुम्हारा ध्यान तो इन चीजों में, ठीक है, तुम ये सभी करते रहते हो। एक ये हो गया। दूसरी चीज हो गई कि इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, योर पीयर्स विल बी जेलस। वो अगर कोई आपका सुपरवाइजर देख नहीं रहा है तो वो जाके बता देंगे कि ये सब कर रहा है वो, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट द मेंटालिटी ऑफ द टीचर्स और द प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और पीयर्स की भी ऐसी मेंटालिटी होती है, दे वोंट लेट यू डू समथिंग इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इनोवेटिव, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। मतलब मेरे को अगर लैब में एक वीडियो भी बनानी होती थी किसी चीज के बारे में, या कोई फिल्म भी करना होता, तो मुझे रात को 8 बजे सब चले जाते हैं, छुप छुप के बनानी पड़ती थी एक आध क्लिप, यू नो। एक्चुअली मैं इस पॉइंट पे पूछना चाहूंगा सर, जैसे अभी हम, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, जैसे अभी मुझे अगर मान लीजिए एक्सआरडी का एक वीडियो देखना, एक्सआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे चलती इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ, यूजुअली जो मुझे वीडियोस का इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्किंग दिखता है तो एनिमेटेड होता है, वो तो चलो कंपनीज बनाती हैं, दूसरा सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले होते हैं। मतलब आई वाज सरप्राइज टू सी, मैं रिसेंटली एक पीएचडी स्कॉलर है फ्रॉम इजराइल, आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हर, एंड मैं देख रहा था कि वो बंदी अपने लैब में बैठी हुई है, शी सेट्स अप अ कैमरा, लैब में बैठ के वीडियो शूट करते हैं। तो ये कल्चर हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होता? व्हाट्स रॉन्ग? अगर हम जैसे भी मुझे अगर एनएमआर दिखाना है कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, जो हम नॉर्मली थियोरेटिकली पढ़ते हैं, तो ये कल्चर क्यों है हमारे यहाँ पे? हमको क्यों नहीं अलाउ किया जाता है? क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम आपका इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना लेके चले जाएंगे, हम तो सिर्फ उसे एक जनरल अवेयरनेस के लिए यूज कर रहे हैं। आई पर्सनली फील यार जो हायर लेवल पे अथॉरिटीज है ना, वो बहुत चीजें छुपाना चाहते हैं। मे बी वीडियो बनाते हुए कुछ ऐसी चीज आ जाए कि लैब कैसे मेंटेन की हुई है या स्टैंडर्ड क्या है लैब का, वो चीजें आ गई तो इंस्टीट्यूट पे नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूट पे नाम आएगा तो इट विल क्रिएट अ बिग रकस, नोबडी वांट्स दैट। सो आई थिंक मैं वो कहता हूँ ना, छुपाता वही इंसान है जिसके पास कुछ छुपाने के लिए होता है। एग्री। इस हिसाब से तो हमारे यहाँ सब छुपा रहे हैं, क्योंकि नोबडी अलाउज ऑल दिस थिंग्स। एग्जैक्टली। सर और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? और यार मेन यार वैसे तो बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे यू सेड कि 99% ऑफ द टाइम्स कोई हमेशा कोई ना कोई सोचता होगा कि पीएचडी छोड़नी है या किस डोमेन में आ गया, तो एक बार नहीं आता है थॉट, ये हर साल आता है और बार बार आता है, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट हैपेंस विद एवरीवन। तो अगर कोई इस टाइम पीएचडी परस्यू कर भी रहा है तो इट्स ओके। मेरे टाइम पे भी आया था थैंकफुली, लाइक एक टाइम पे तो हो गया था कि मैंने सोच लिया था कि अब हो गया, ठीक है, रिसर्च मैं खुद कर लूंगा। जैसे मैंने वी आर टॉकिंग अबाउट अभी थोड़ी देर पहले ना कि कैसे अपने आप रिसर्च कर सकते हैं, सारे लिए मेरे को इंटरेस्ट है रिसर्च में, पर ये चीजें नहीं मैनेज हो पा रही हैं अभी, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड, मैं अपने आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर लूंगा, बट देन माय पेरेंट्स पुश किया, 3 साल हो गए तेरे को, सिर्फ कुछ महीनों की बात है, जस्ट यू नो गेट थ्रू विद दिस, तो हो गया। बट वरना एक टाइम पे ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मैं भी यार आई विल डू, कहीं और से कर लूंगा या बाद में करूंगा, बट अभी आई कांट गो एनी फर्दर। तो ये चीजें होती हैं, एंड मेन यार यही होता है। पॉलिटिक्स तो खैर मेरे केस में एटलीस्ट ज्यादा नहीं मैंने फेस किया, थोड़ा बहुत तो फेस करना ही पड़ता है, दैट्स वो सिर्फ पीएचडी में नहीं, वो कहीं भी आप जाओगे, इंडस्ट्री में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, थोड़ा बहुत तो तो हर पॉलिटिक्स हर जगह जगह ही हो होता जाता है। है, राइट। पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बाई चांस कोई अगर बहुत 9th या 10th का कोई देख रहा है, तो 9th 10th में मेरा भी आइडिया होता था कि मैं साइंस और रिसर्च इसलिए करना चाहता था कि यार मैं इंट्रोवर्ट था, मेरे से ज्यादा बात होती नहीं थी लोगों से, और मुझे अकेले रहना पसंद था। सो आई वाज लाइक कि ये बेस्ट है मेरे लिए कि मैं अपना काम करूंगा, बहुत अच्छी रिसर्च करूंगा, एंड आई विल बी फेमस फॉर माई वर्क, ठीक है, और मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। बट इज द ऑपोजिट, साइंस में इतनी पॉलिटिक्स है ना, वो आई थिंक पॉलिटिक्स में एक्चुअली इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जितनी साइंस में पॉलिटिक्स I completely agree with the this. Even opposite, you have to talk to a lot of people, you have to make a lot of contacts,
सिर्फ रिसर्च करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, प्लस तुम अकेले रिसर्च नहीं कर सकते। साइंस इज सच अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कि तुम्हें हेल्प लेनी ही पड़ेगी बहुत लोगों की। यू हैव टू वर्क एज अ टीम, एज अ इंडिविजुअल यू कांट डू साइंस। इवन दो नोबेल प्राइज इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, बट आई थिंक दैट इज वेरी अनफेयर, बिकॉज उनका पूरा ग्रुप काम करता है इतने सालों के बाद, तब जाके उस पर्टिकुलर डोमेन का। ऑर्गेनोकैटालिसिस अगर आप देखोगे 2000 में फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था ऑर्गेनोकैटालिसिस का, जो इस साल नोबेल प्राइज मिला है 2021 में। 2000 में प्रोलीन कैटलाइज एसिमेट्रिक रिएक्शन, जैक्स करके एक जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ था। उसके बाद 20 इयर्स, सो मेनी ग्रुप्स, मैं तो दूसरों ग्रुप्स की तो बात छोड़ो, उनके ग्रुप ने कितना काम किया होगा उस फील्ड को इस लेवल तक लाने का। एंड द फैक्ट दैट द होल ग्रुप इज नॉट एक्नॉलेज्ड इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक। पर खैर, ये तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, अगर स्टार्ट करें बात करने की तो जन्म जन्म चले जाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा सर, स्टूडेंट बोर हो जाएंगे। इतना भी नहीं, मुझे तो लग रहा नहीं है लास्ट तक भी कोई टिकेगा यहाँ पे। मैं पूछना चाहूंगा आपसे इवन ये भी, अगर आपका प्रॉब्लम्स वाला पार्ट, अगर आप कोई और पॉइंट ऐड करना है तो बताइए। नहीं यार, ये आई थिंक मेन गाइड को, सुपरवाइजर को कैसे हैंडल करें सर? बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि समटाइम दे डोंट गेट अ गुड। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम सूरत, एंड वो इतनी परेशान हो गई थी कि फाइनली शी लेफ्ट इट एंड नाउ शी इज वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर। तो इस हद तक भी चीजें हो जाती हैं कभी कभी। तो हाउ डू यू हैंडल, हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट पार्ट? इस पे तो मैंने बहुत अपने चैनल पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं इस बात पे कि हाउ टू चूज सुपरवाइजर। आई थिंक लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, यार आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करें, आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करें रिसर्च के लिए? मैंने कहा वो सब छोड़ो, तुम्हें अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल रही है पर वहाँ पे सुपरवाइजर अच्छा है तो वो ज्वाइन कर लो, रादर देन ज्वाइनिंग आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली। एंड उसका मैंने एक सिंपल सा फैक्ट बताया कि सी हर, अगेन ये मैं नहीं बता सकता कि कॉन्टैक्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं, यू हैव टू फाइंड अ वे टू कनेक्ट टू पीपल। तो आईआईटी बॉम्बे में अगर कोई काम कर रहा है, जिस लैब में आप जाने वाले हो, वहां पे फोन करो, बात करो उनसे, किसी तरह कोई कांटेक्ट निकालो। अगर आईआईटी बॉम्बे में उस लैब में कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, जनरली अपने लैब वाले कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे लैब में मत आओ, बहुत खराब है, तो यू फाइंड सम अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई कांटेक्ट तो मिलेगा। मिल ऐसा जाएगा। नहीं है, काफी कनेक्टेड है, काफी छोटी डोमेन है, स्पेशली जब आप पीएचडी में जाते हो काफी कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई कांटेक्ट निकल जाएगा कहीं ना कहीं। उनसे पूछो कि यार ये प्रोफेसर के अंडर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या एनवायरमेंट है लैब का, कैसा है। एक चीज होती है, कभी कभी ऑपोजिट भी होता है, कभी कभी आपका सुपरवाइजर बहुत चिल होता है, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा आप रिसर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर आप बहुत मोटिवेटेड हो रिसर्च करने के लिए, देन ऑल्सो देयर आर फ्रिक्शन, देयर आर क्लैशेस। एंड उल्टा जनरली उल्टा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा आपको पुश करते हैं, बट यू आर समवन की थोड़ा आप एक आराम रिलैक्स से वे में आराम से काम करते हो, आपसे जल्दी जल्दी चीजें नहीं होती हैं। सो ये सब चीजें आपको पहले से पता करनी पड़ेंगी कि एनवायरनमेंट कैसा है लैब का, क्या क्या चीजें। इतने सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं प्रोफेसर्स के अगेंस्ट, जो बाहर ही नहीं आते हैं, और अगर पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स भी बताते नहीं है, तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, रादर देन गोइंग देयर। आप चलो, आप कहीं कहीं होता है कि आपको इंटरनली स्विच भी करने के लिए मिल जाता है, लेट्स से यू आर नॉट हैप्पी, दे विल बी लाइक ठीक है आप इंटरनली स्विच कर लो, पर तब भी आपके 2 साल तो वेस्ट हो गए ना, अब आप वेस्ट हो स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। तो उससे पहले 1 महीने का, 15 दिन का पहले रिसर्च कर लो ज्वाइन करने से पहले, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओके। एंड सर, हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस ड्यूरिंग पीएचडी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स की जो इंडिया में प्रॉब्लम होती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं आपकी एज ऑलमोस्ट 30 तक टच हो जाती है, फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत लोग तो पीएचडी के दौरान शादी कर लेते हैं। स्टाइफंड जो इंडिया में मिलता है दैट्स हार्डली 35,000, 31-35,000, उसमें फैमिली को सर्वाइव करवाना। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा एक सर के साथ, उनकी पीएचडी होते होते ही वो 32-34 के आसपास उनका एज हो गया था, एंड उस एज तक वो अनमैरिड रहे बिकॉज ही वांटेड टू गेट सेटल एंड गेट अ गुड जॉब। तो जैसे अभी आपको भी मैंने देखा है कि आप जब पीएचडी कर रहे थे तो आपने काफी अच्छा अपना फाइनेंस को बैलेंस किया, आप बाहर भी जॉब कर रहे थे, आप पढ़ा रहे थे किसी तरीके से। तो हाउ हाउ डू वी मैनेज? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी वाले वो चेक पे जाते हैं एंड वहाँ पे एज एन ऑथर या कंटेंट क्रिएटिव का भी काम करते हैं, तो आपने भी एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर शायद की। तो इफ यू वांट टू शेयर की और हम क्या क्या कर सकते हैं अगर फाइनेंसेस बैलेंस करना हो हमें इंडिया में? या आई थिंक द बेस्ट वे इज दिस ओनली, मतलब जो आई थिंक आई वुड से 2017 या 18 के बाद काफी पॉपुलर हो गया, ठीक है। उसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे कि कि जो जैसे फॉर एग्जांपल चेक इंडिया का मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक दैट इज व्यूड बाय मोर देन 50,000 पीपल एंड लॉट ऑफ देम हैव रिटन टू मी कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो चेक इंडिया जैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स हैं या जूनियर्स हैं आईआईसी बैंगलोर में, जो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द लैब दे विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस चेक इंडिया पे, तो उनकी जितना स्टाइपेंड आता है उतना ही उनको मनी चेक इंडिया से सेपरेटली मिल रहा है। Okay. So if you say stipend is 35, they are earning around 35, so 70,000 I think is a good amount a month.
या टू बी एबल टू सर्वाइव अच्छे से। तो आई थिंक ये बेस्ट ये, या फिर आप कोई अगर आप कोई कोचिंग सेंटर्स में जाके वीकेंड्स पे पढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि एक और डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे टू अर्न द सेम काइंड ऑफ लिविंग और टू हैव द सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ स्टूडेंट हु इज हैविंग इन यूरोप और अमेरिका, यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बिकॉज तुम वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दोगे। सैटरडे संडे जो सपोज टू बी relaxing, with there you'll be going and teaching for 8 hours 6 hours जितना भी time तुम्हें लगेगा। then after coming back also after a heavy day of research still you have to sit at home और तुम्हें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ व्हाट डू यू कॉल, इट्स गोइंग टू बी अ टफ लाइफ। बट आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ कि द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग, एंड आई थिंक काफी और लोगों को जो कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च, आई थिंक द ओनली रीजन इज कि यार कुछ लाइक बस कुछ मतलब you can't sit at a 9 to 5 job or you know not a 9 to 5 job, that's a wrong term actually, you can't sit at a job जहाँ पे तुम्हें सेम चीजें करनी है every day, the same process, यहाँ पे जाओ यहाँ क्लिक करो वहाँ क्लिक करो, वो सब अगर नहीं करना है and you want to do something which is क्या बोल सकते हैं एक तरह से physical exercise करते हैं, ऐसे mental exercise अगर तुम्हें चाहिए, if that is something you crave for, अगर वो नहीं मिले तो तुम मतलब फंक्शन नहीं कर सकते ढंग से, then you go for a PhD, as simple as that. Okay. Finally, we'll like to end this video, and मेरा एक final question है, tell us something about medicinal chemistry का PhD. What are your expertise and on what topic you worked, and आपने क्या क्या किया, and उससे related कुछ चीजें हमें बताइए. There are many students who really want to ask medicinal science क्योंकि medicinal chemistry is a mixture of, I think so, chemistry and biology. So you need to be good with little bit of biology and then chemistry. So what it is all about? इसमें काफी डोमेन्स अब आ गए, बट इन शॉर्ट आई विल टेल यू. सो लेट्स से generally there are a lot of methods of doing medicinal chemistry. Okay, one of them which is very popular in India and in most of the countries is target based drug design. Okay. उसमें क्या होता है, I'll try to tell you in short, in summary, the whole pipeline. So let's say कोई disease identify होती है, ठीक है, कि ये कोई disease है, तो what our biologists will now do is try to find कि यार वो disease हो क्यों रही है. So generally what happens in our body, there are a lot of proteins, not the kind of proteins we eat, but proteins which are helpful in functioning of the body. Okay, there are a lot of function body like for proteins, right? So आप पढ़ सकते हो उनके बारे में, like kinase करके protein होता है which is very common, kinases, and there are proteases, there are a lot of proteins, right? Yes. So kinase is a family of proteins. So my work was actually on lectins, which is again a protein which is found generally on the cell receptor. Okay, it's basically found on the membrane, like on the cell surface. Okay, so cells के ऊपर it helps in communication between the cells. Mostly ये काम होता है lectins का. There are a lot of other things also, but in short, communication it is found on the cell surface. Like हम पढ़ते हैं ना glycoproteins. So basically that is their function. They are found on the cell surface and they help in cell communication. तो ऐसे different kinds of proteins होते हैं. So let's say biologist ने find out किया कि यार ये जो kinases में एक particular kinase है, उसका जब लेवल ज्यादा हो जाता है, then this disease comes, या उस पर्टिकुलर डिजीज में they find कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है इसका लेवल ज्यादा हो रहा है, ठीक है. सो नाउ वील हैव टू फाइंड अ वे कि यार इसका फंक्शन हम कैसे ब्रेक करें इस पर्टिकुलर प्रोटीन का. सो इन दैट proteins like if you see some if you see some images, it is like a surface. Okay, उस surface में you'll see there are a lot of pockets. Yes. So we'll try and identify कि यार किस pocket से वो function करता है वो protein. So like we talk about कि कोई सबस्ट्रेट जाएगा उस पर बाइंड करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट कि एक प्रोटीन है, आप उस प्रोटीन में एक पॉकेट फाइंड आउट करते हो जिस पॉकेट में जाके वो अपना फंक्शन कैरी आउट करता है. सो नाउ यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉकेट एंड यू विल ट्राई एंड डिजाइन मॉलिक्यूल्स दैट विल गो एंड फिट इनसाइड दैट पॉकेट एंड देयरबाय इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन. तो अगर आप फंक्शन प्रोटीन का इनहिबिट कर दोगे तो इन शॉर्ट वो एक चेन रिएक्शन रुक जाएगा, उस चेन रिएक्शन से आपकी डिजीज क्योर होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं. It's just so like you carbon monoxide का poisoning in hemoglobin, right? Yeah, kind of. The oxygen binding site is blocked by carbon monoxide type. Right. So basically, most of the research is going on small molecule inhibitors. तो small molecule inhibitors में क्या होता है, जो ये साइट जो हम प्रोटीन आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल जाके उस प्रोटीन में बाइंड करेंगे, that is somewhat the role of a computational chemist in the field of drug design. Okay. उसके बाद उसको हम कहते हैं computer aided drug design. Then chemistry comes wherein you'll synthesize this molecule. So that is where the chemistry part will come.
एंड द बायोलॉजी का पार्ट विल कम वेयर यू विल ट्राई एंड सी कि ये जो आपने मॉलिक्यूल बनाया है वो इस प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, अगर बाइंड कर रहा है तो कितनी स्ट्रेंथ से बाइंड कर रहा है, एंड उसकी अगर मान लो आप एंटी कैंसर कंपाउंड्स बना रहे हो, राइट, सो देन देयर आर लॉट ऑफ सेल लाइंस, कैंसर सेल लाइंस दैट आर रिपोर्टेड। तो अगर आपने फाइंड आउट किया कि अच्छा आपका मॉलिक्यूल इससे बाइंड कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोटीन से, तो कैंसर सेल लाइंस में क्या इफेक्ट है, क्या वो कैंसर सेल लाइंस को का ग्रोथ कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज मान लो अगर वो प्रोटीन को बाइंड भी कर रहा है लेकिन अगर वो कैंसर सेल लाइंस को इनिबिट नहीं कर रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है, राइट, बिकॉज इन द एंड इट हैज टू बेसिकली वर्क एज एन एंटी कैंसर कंपाउंड, राइट। सो ये बायोलॉजी पार्ट आ गया आपका, जहाँ पे आप चेक करते हो कि इसकी कितनी पोटेंसी है इस मॉलिक्यूल की। सो ये सब जो पार्ट है वो बायोलॉजी में जनरली हम करते हैं। Okay, so what is the scope for medicinal science in India right now? बहुत यार, मेडिसिन आई थिंक पीएचडी का सबसे ज्यादा स्कोप ऑर्गेनिक और मेडिसिनल में है, एज सिंपल एज दैट। मतलब पूरा बैंगलोर अगर आप देखो और हैदराबाद, इट हैज, मतलब you just type medicinal chemistry jobs in Bangalore and Hyderabad, you will find 200 250 300, मतलब बहुत वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो सर मैं बंद कर दूं फिर, मेरा तो फिजिकल केमिस्ट्री वालों को तो क्या ही काम है फिर। आप स्टार्टिंग फिजिकल केमिस्ट्री का यार अनफॉर्चुनेटली अभी ज्यादा स्कोप इंडिया में तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यू आर मोटिवेटिंग मी टू गो आउट ऑफ इंडिया? हाँ, मतलब डेफिनेटली अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल जॉब तो, एंड एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अब मैं इंडस्ट्री में जब मैं एंटर किया पहले मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरे को लगता था कि यार पूरी इंटेलिजेंट लोग एकेडमिक से पीछे भागते हैं, बट आई एम टेलिंग यू देयर आर 100 times more intelligent people in industry than in academics। ये मेरा एक मिथ था, एक स्टीरियोटाइप था जो क्लियर हो गया जाके। लाइक देयर आर पीपल जिनको एकेडमिक्स में बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में 2 मिनट में जॉब मिल जाएगी, बट दे कांट वर्क विद द स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट ऑफ एकेडमिक्स। तो मतलब ऐसे लोग हैं जिनको यार 8 साल पहले की चीजें याद रहती हैं, मतलब एट द टिप ऑफ द फिंगर्स। लाइक उनसे पूछोगे ये हुआ था तो दे विल बी टॉकिंग अबाउट, हाँ 8 साल पहले ये ड्रग आया था मार्केट में एंड इसमें ये मॉडिफिकेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा वो। एंड आई एम लाइक, मेरे को 5 दिन पहले का याद नहीं रहता है, इन लोगों को 8 साल पहले का चीजें याद है। So they are brilliant people, which I honestly I'll confess over here, मेरे को लगता था कि इंडस्ट्री में वो जाते होंगे जिनको एकेडमिक्स में चांस नहीं मिलता होगा। उसका टोटली ऑपोजिट सिनारियो है। लाइक लॉट ऑफ ब्रिलियंट पीपल एक्चुअली डोंट इवन प्रेफर एकेडमिक्स। ग्रेट। इनफैक्ट गालियां देते होंगे वो एकेडमिक्स को कि क्या काम करते हैं, वो कुछ नहीं करते, इससे अच्छा तो यू नो वी गाइस आर डूइंग द वर्क। सी इंडस्ट्रीज में या जब आप कहीं जाते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एवरी डे इज अ न्यू चैलेंजिंग डे, यू फाइंड समथिंग न्यू, टारगेट आपके पास होता है। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड जैसे फार्मा कंपनीज में काम करते हैं R&D में, सो एवरी डे दे हैव अ न्यू चैलेंज, एक नया मॉलिक्यूल आया तो चलो इसकी पढ़ा। एंड एकेडमिक्स इज लाइक अ रूटीन, आप सुबह उठो वही चीज करो, फिर वही चीज खत्म हो जाती है, स्टूडेंट से लड़ाई झगड़ा कर लो थोड़ा सा, फिर वापस आ जाओ। तो चैलेंजिंग इज ओनली लड़ाई झगड़ा एकेडमिक्स में, बस नथिंग मोर। एंड द सिलेबस इज ऑलमोस्ट, अगर आप देखिए ऑलमोस्ट BSc MSc का सिलेबस पिछले 10-15-20 साल में तो मुझे नहीं लगता काफी बहुत हम जो आज की करंट रिसर्च चल रही है। मैं इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, आई डोंट केयर द वीडियो कितना लंबा हो रहा है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हमारे कॉन्वर्सेशन अच्छा हो रहा है तो बस ठीक है, चलता है। सी मुझे ये पूछना है कि जो करंट रिसर्च चल रही है, सिंस यू आर एक्टिव इन द करंट रिसर्च गोइंग ऑन, एंड व्हेन यू सिट एंड टीच CSIR नेट स्टूडेंट, एंड व्हेन यू सिट एंड टीच द जो IIT JAM के बच्चे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट रिसर्च केमिस्ट्री, जहाँ पे जिस लेवल पे करंट रिसर्च है और जिस लेवल पे हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं, ये जो गैप है कितना बड़ा है और इस ब्रिज को हम फिल कैसे कर सकते हैं? 40 years आई थिंक, रफली 40 to 45 years। जो ऑर्गेनोमेटेरिक्स में अभी हम पढ़ते हैं वो 1975 या 1976 में शायद स्टार्ट मतलब हुआ था। सो अब लगा लो 40-45 years तो हो गए। एंड इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इफ यू थिंक आई थिंक जो हम कार्बोकेटाइंस एंड ऑल पढ़ते हैं IIT JAM में, स्टेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके लिए आई थिंक 1991 में नोबेल प्राइज मिला था। 1991 में नोबेल प्राइज मिला था, तो मतलब 20 साल पहले की वो, उससे 20 साल पहले की रिसर्च। बट ठीक है, दैट इज कार्बोकेटाइन इज समथिंग व्हिच वी हैव टू टीच, बिकॉज वहीं से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिकअप होती है। सो नॉट दैट पार्ट, बट आई थिंक 20-30 साल तो आराम से पीछे हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो मतलब एक MSc का बच्चा जब निकल के PhD के फील्ड में आता है तो उसे वो 20-40 ईयर्स का गैप फिल करना पड़ता है। लाइक व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इन द रिसर्च? अभी कल मैं ही सोचता हूँ चलो मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जिसपे आपने काम किया है, अगर मुझे वहां आना है और मैं एक मास्टर्स लेवल की नॉलेज लेके आता हूँ, तो आई विल से देयर इज अ ह्यूज गैप जो करंटली चला, तो उस गैप को मैं फिल कैसे करूं? क्या वो तो ज्वाइन करके होता है। दैट्स व्हाई कंपनीज आर सो यू कैन से रिलक्टेंट टू टेक फ्रेशर्स, बिकॉज उनको पूरा 20 साल का गैप फिल करना पड़ेगा।
फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग बात है, फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, प्रैक्टिकल तो जीरो एक्सपीरियंस होता है मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स को, तो थ्योरेटिकल भी आप 20 साल पीछे हो, मिनिमम 20 साल पीछे हो, प्रैक्टिकली आप आई टेल यू हाउ यू आर 20 years बिहाइंड, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन में आपको जो भी वीडियो देख रहा है, आप में से कितने को पता था इससे पहले ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या होता था? एग्जैक्टली 2000 ईयर में फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था, एंड अभी 2021 में नोबेल प्राइज मिला, 21 साल बाद मिला नोबेल प्राइज। तो अगर आपको ऑर्गेनोकैटालिसिस के बारे में नहीं पता था तो 21 साल तो आप वैसे ही पीछे हो गए। परफेक्ट। और अभी ये राइट, एकेडमिक्स में आने में भी और 20 साल लगेगा, एकेडमिक्स में इसके बारे में बेंजामिन सर का जो हाँ रिसर्च है। एग्जैक्टली। पीएचडी में मे भी जाके आप कोर्स वर्क में शायद नहीं, पीएचडी कोर्स वर्क में भी ऑर्गेनोकैटालिसिस नहीं पढ़ते आप। नहीं पढ़ते आप। हाँ नहीं पढ़ते या सो सो योर ये क्या? ऑटोमेटिक, जैसे अभी मेरे को याद है यार, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016 में या 2017 में मैंने कायरल सॉल्वेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, विच इज पार्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि इनैंशोमेरिक कंपाउंड्स को आप एनएमआर में कैसे मेजर कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी ओल्ड थिंग, इवन दो इट माइट बी यूज्ड नाउ, but the kind of solvents that are being used, that they will be very different than the kind of solvents that were taught to us. So because see, एक यहाँ पे एक चीज है कि फाउंडेशनल टॉपिक्स होते हैं और एक होते हैं the topics which after your foundations are strong then you are taught them. So I think foundational strong topics like carbocations, general organic chemistry हो गई, so they will remain as it is, वो तो आप change नहीं करोगे, but the application based topics I think they should be reformed continuously, because applications जो अगर आप 25 साल पहले वाली चीजें कराओगे तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। पॉइंट नहीं, एग्जैक्टली। सो ये अगर मुझे ये पता करना हो कि करंटली क्या रिसर्च चल रही है, तो सर मैं कैसे पता करूं? जैसे आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द करंट रिसर्च गोइंग ऑन, द लेवल एट विच साइंटिस्ट आर वर्किंग राइट नाउ, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में। हाउ डू आई कम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स? सो यार एक मैंने ना वीडियो बनाई थी, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, वीडियो भी बता दूंगा, उसमें और डिटेल बताया 5 साइंस वेबसाइट्स टू कीप अप टू डेट विद साइंस। तो अगर आप में से किसी को गेट केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो उस चैनल पे मैंने 5 साइंस वेबसाइट्स बताई हैं, हम उसमें यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ मैं। वीडियो का लिंक दे वन देंगे इज डिस्क्रिप्शन साइंस, में। हाँ एग्जैक्टली, वन इज साइंस मैग, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स क्या है, ये बेसिकली जो लेटेस्ट रिसर्च होती है उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रखते हैं विद मच मोर डिटेल्स। तो एटलीस्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो दे विल कीप इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि क्या चीजें हो रही, राइट। सो वन इज sciencemag.com, एक साइंस करके बहुत फेमस पब्लिशर है, उसका वेबसाइट है साइंस मैग। देन नेचर की अपनी वेबसाइट है, उस पे दे पब्लिश। देन देयर इज केमिस्ट्री वर्ल्ड, दिस इज वेरी फेमस, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की मैगजीन है ये, केमिस्ट्री वर्ल्ड। And then we have Science and Engineering News, ये American Chemical Society की science magazine है, Chemical and Engineering News. So I think for starters you can start with Science Mag, Chemistry and Engineering News और Chemistry World, ये सारी फ्री हैं। आपको बस एक अपना लॉगिन बनाना पड़ता है, Gmail ID आपको देनी पड़ेगी and password, that's all. And you can view some at least some of the articles every month. That's great. Thank you very much sir for joining us, and it was like a pleasure talking to you. इतनी सारी information, I don't know how many of students are still with us इस moment पे आने के बाद भी, because usually ये सब topics सुनने के लिए बहुत कम audience होती है, students are not that interested to listen all this topic, and I am pretty sure कि जितने भी students अभी currently PhD कर रहे हैं या जो PhD aspirant हैं, उनको आपकी बातें सुन के कुछ ना कुछ एक middle way जरूर पता चलेगा कि क्या करना और हमें कैसे करना। Thank you very much. थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग दिस टॉपिक। हमारी कल परसों ही बात हुई थी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे मे बी द एंगेजमेंट विल नॉट बी देयर, बट स्टिल एज पीपल आई थिंक जो कुछ डिफरेंस देखना चाहते हैं, आई थिंक वी हैव टू डू इट, एंड इट इज अप टू द व्यूअर वेदर दे हैव टू वॉच इट और नॉट, वो तो उन पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट वी शुड डू आवर बिट एंड ट्राई एंड एजुकेट, दैट्स ऑल। Thank you very much. Thanks for taking this initiative, and I think जल्दी एक और कोलैबोरेशन करेंगे। Sure, why not?